तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मिशन वर्दी बैच में। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज भी मैं आप सबों के बीच आज बहुत ही अधिक प्रश्न लेकर आया हूं। आप सब कमेंट करके यही कह रहे थे कि सर अधिक प्रश्न लाइए, तो आज मैं आप सबों के बीच बहुत सारा प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम के व्यू से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि जो भी आपके भाई बहन जो अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े तुरंत जुड़ जाएं। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लोग इस बार मद्य निषेध एग्जाम देने वाले हैं या एसएससी जीडी, उन लोगों के लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे प्लस जो है सिलेक्टेड प्रश्न है। तो एकदम शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा। सारे विषय सामने प्रश्न लिया है, जो जो विषय से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं सारे विषय से प्रश्न लिए हैं, ठीक है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्लास में। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। कई बार आपको एग्जाम के जो ही हुआ है आप सबों का एग्जाम, उस एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिला है। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो लॉर्ड पॉम्पस्टन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 में जगदीशपुर के राजा थे। तो 1857 में जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाता है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, तो मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ, तो 10 मई 1857। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया, आपके एग्जाम में ये प्रश्न, तो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कांग्रेस के नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा गया है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर शेयर कर देंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के काल में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिखे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है मेरे भाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ के संस्थापक कौन था, तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ बनर्जी थे। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न सिलेक्टेड है और सारे विषयों से प्रश्न आप सबों के बीच लाया हूं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्लास में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया ही है। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। तो 1905 में जो बनारस का अधिवेशन हुआ तो उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है और ये कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, कई बार एग्जामों में पूछा गया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके सेटों में पूछा गया है, तो स्टार डाल लीजिएगा इस प्रश्न पे, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो लंदन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। सभी लोग क्लास में बने रहिए, क्लास छोड़ के मान जाइए, क्योंकि क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे विषय से प्रश्न है, हिंदी को भी प्रश्न देखने को मिलेगा, मैथ का भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? तो दोस्तों ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कितने लोग भाग लिए थे? तो 72 लोग टोटल भाग लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में लॉर्ड कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है और सारे विषयों का प्रश्न यहाँ पे कराया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगे, यह किसने कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहे हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। और इनका पत्रिका एक निकाले थे, उसका नाम क्या था? आप सभी कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि वो भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आप सबों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे और इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लीजिए इस प्रश्न पे, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जामों में आपके पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोचिंग में किया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है और ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक। नाबार्ड क्या है आपको यही देखना है, तो बैंक। और ये प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लास में बने रहिए शुरू से अंत तक, क्योंकि सारे विषय से प्रश्न आपके सेशन में है। हिंदी का भी प्रश्न देखने को मिलेगा, मैथ का भी प्रश्न देखने को मिलेगा, तो ये सेशन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही गया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हो प्रश्न है और ये कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो सिक्किम और गोवा में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नाबार्ड संबंधित है। नाबार्ड किससे संबंधित है मेरे भाई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ को आपको ध्यान देना है और ये प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1956 में। ठीक है, बिहार पुलिस और मद्य निषेध और फायरमैन में ये प्रश्न पूछा गया है। दलाल स्टिक कहाँ स्थित है? दलाल स्टिक कहाँ स्थित है? तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई।
नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका कि निकी है, निकी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, निकी क्या है, तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचांक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो एक्सिस बैंक रखा गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, तो 1949 में हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सस्ती मुद्रा का अर्थ है, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है, तो ब्याज की कम दर, ब्याज की कम दर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका, नेक्स्ट प्रश्न यही है कि सरकार अथोपाय ऋण लेती है, सरकार अथोपाय ऋण लेती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आरबीआई से लेती है, किससे लेती है, तो आरबीआई से लेती है। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है, तो वॉल स्ट्रीट जो है किसका नाम है, तो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है और कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, तो वित्त मंत्रालय, ठीक है, वित्त मंत्रालय। और दोस्तों आप लोग घबराइए मत, क्योंकि आज क्वेश्चन अधिक है, ठीक है, तो एकदम शुरू से अंत तक क्लास में बने रहना है। सारे विषय का प्रश्न आपको हिंदी को भी देखने को मिलेगा, मैथ का भी, तो घबराना नहीं है, क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना। और आप सभी हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपके हम नोटों से संबंधित ट्रिक जो बताए थे वो किन लोगों को याद है, तो ज़रा बताइए कि आपका 500 नोट पे किसका चित्र है और प्लस 100 के नोट पे किसका चित्र है, सभी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं तो आरबीआई द्वारा, किसके द्वारा, तो आरबीआई द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है भूकंप तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है, भूकंप तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है, कौन सी तरंगे, तो दीर्घ पृष्ठीय, ठीक है, दीर्घ पृष्ठीय। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से घटना धरातल पर नहीं घटित होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है, कौन से घटना धरातल पर नहीं घटित होती है, तो सुनामी, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कॉलडेरा संबंधित है, कॉलडेरा किससे संबंधित है मेरे भाई, तो कॉलडेरा आपका संबंधित है ज्वालामुखी से संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है। फौसा मैग्ना है एक, फौसा मैग्ना है एक, क्या है, तो ज्वालामुखी है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था एसएससी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में, एक एल मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में है, तो पेरू में है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। मौना लोआ कैसा ज्वालामुखी है, मौना लोआ कैसा ज्वालामुखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार डाल लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। मृत ज्वालामुखी है, कैसा है, तो मृत ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का है। आप लोगों का बोर्ड नहीं होना, क्योंकि आज अधिक प्रश्न लेकर आए हैं, आप ही सब भी लोग बोले थे कि अधिक प्रश्न लाइए, तो अधिक प्रश्न है, तो एकदम क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना है। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है, तो मणिपुर का है। और आपको मैं बता दूं कि नृत्य से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस चैप्टर को क्लियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट है और माइकल एंजेलो वायरस है। आपको यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाएगा, माइकल एंजेलो वायरस क्या है, तो एक कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल वह पदार्थ है जो, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, क्या देता है, तो प्रोटॉन देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीले लिटमस पथ को काला कर देता है,
नीले लिटमस पत्र को काला कौन कर देता है? तो अम्ल कर देता है। ठीक है। उदासीन का पीएच मान कितना होता है? आप सभी कमेंट करेंगे। और क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। और मैं इसका वीडियो बनाया हूँ, प्ले लिस्ट में डाला हूँ, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। पीएच मान से संबंधित 2 वीडियो बनाया हूँ, वहाँ से आप लोग कवर कर लीजिए। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वायु से हल्की गैस है। वायु से हल्की गैस कौन सी होती है? तो वायु से हल्की गैस अमोनिया होती है। ठीक है। अब भविष्य का ईंधन गैस किसे कहा जा रहा है? ठीक है। आप सभी कमेंट बताइए कि भविष्य का ईंधन गैस किसे कहा जा रहा है? आप सभी कमेंट करेंगे राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फोन नहीं होता है, यानी फल नहीं होता है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक, फल नहीं होता है। ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो उस समय आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग हो चुका है पहले से कि इस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ठीक है। यहाँ फल होगा, आपको क्या होगा? तो फल होगा। ठीक है। तो सुधार लीजिएगा। साइकस। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? यहाँ पे मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, यहाँ क्या हो जाएगा? आम का। ठीक है। कि इसका आम का वनस्पति नाम क्या है? ये प्रश्न है। यहाँ पर टाइपिंग जो हुआ मिस्टेक हुआ है, तो ये आम का आपका वनस्पति नाम क्या हो जाएगा? मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। गेहूं का पौधे का वनस्पति नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्ट्रीवम। ठीक है। ट्रिटिकम एस्ट्रीवम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? नेक्स्ट प्रश्न ये, अगर आपको पीडीएफ मिलेगा तो वहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, शाम नहीं है आम है। ठीक है। अभी जो लोग क्लास में वो लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिलेगा तो सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो साहित्य के लिए दिया गया था। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग हिंदी के प्रश्न के तरफ चलते हैं। सभी लोग तैयार है, क्योंकि सभी को अब आंसर देना है। ऑप्शन के साथ मैं प्रश्न लेकर आया हूँ हिंदी का, तो आप सभी को राइट आंसर बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हिंदी की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को बताना है। पेट की आग, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी कमेंट करेंगे। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेट की आग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जठराग्नि। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। अमावट में प्रत्यय है, आपको प्रत्यय बताना है। अमावट में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर, प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदल देता है। तो अमावट में क्या लिखा है? अमावट। ठीक है। अम में आ व अट, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग। तो दोस्तों निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो निर्वाह में क्या हो जाएगा आपका? इसका निर्वाह, यहाँ पे प्रत्यय उपसर्ग पूछा है ना, तो उपसर्ग क्या लगता है? शब्द के प्रत्यय प्रयुक्त उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो अनुज को स्त्री बनाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो अनुजा। इसको अगर आप स्त्री बनाइएगा स्त्रीलिंग, तो अनुजा, तो क्या जोड़िएगा? आ जोड़िएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। कौन सा शब्द बादल का परिवाची नहीं है? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। कौन सा शब्द जो है बादल का परिवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलद होता ही है, नीरद होता है, और मेघ होता है। क्या नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। अंधकार का परिवाची शब्द है,
तो अंधकार का परिवाची शब्द क्या होता है आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों अंधकार का परिवाची क्या हो जाता है, तिमिर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, परिवाची से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो तिमिर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि आडंबर का समानार्थिक शब्द क्या है, अर्थ बताना है। तो आडंबर का समानार्थिक क्या हो जाएगा, ढोंग हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए ढोंग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सरस्वती का परिवाची शब्द नहीं है। इसमें आपको सरस्वती का परिवाची शब्द जो नहीं है उसी को बताना है। ठीक है, तो सरस्वती का क्या होता है परिवाची, आपको हमने परिवाची कराया था, तो शारदा करवाया था, वाणी कराया था, वाणी पानी कराया था, लेकिन सरस्वती का क्या नहीं होता है, तो इसमें आपका सरस्वती का क्या हो जाएगा, कमला हो जाएगा, नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धांतहीन व्यक्ति। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब एकदम क्लास में बने रहिए, अभी आगे प्रश्न है आपका, मैथ का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुभव होना। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुभव होना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, दिए गए शब्द में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनना है, इसमें जो अशुद्ध लिखा गया है उसी को आपको चुनना है। तो आप सभी चुनेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऊंचाई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। इसमें जो वाक्य सही है उसी को आपको चुनना है, तो आप सभी चुनेंगे और राइट आंसर बताएंगे। बैल और बकरी घास चरती है, बैल तो चरता है, ठीक, बैल और बकरी घास चरते हैं। नीचे वाला देख लेते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, तो ये तो चरता है तो नहीं होगा। बैल और बकरी घास चरती है, चरती तो नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका बी नंबर सूटेबल है, सही है, बैल और बकरी घास चरते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, तो नेक्स्ट प्रश्न यही है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जो इसमें वाक्य अशुद्ध है उसी को आपको चुनना है और राइट आंसर बताना है। तो सभी लोग चुनेंगे। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, क्षमा की भीख मांगी, इसमें जो गलत है उसी को चुनना है, जो पॉइंट यानी जो लाइन गलत है उसी को आपको चुनना है। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। ठीक है, तो यहाँ पे राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, ये सही नहीं लग रहा है कि भीख मांगी, क्षमा मांगी ये तो सही हो जाता। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी ये सही है, लेकिन सेंटेंस में ये अधिक जो शब्द जोड़ा गया है ये गलत जोड़ा गया है, यानी कि यहाँ पे जो गलत है वह डी नंबर में दर्शाया गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उपेक्षा का विलोम शब्द है। तो आप सभी बताएंगे उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा, सभी कमेंट करेंगे, सभी राइट आंसर बताएंगे। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपेक्षा। ठीक है, इसका राइट आंसर अपेक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। घबराइए मत, अभी सवाल है, क्वेश्चन है। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओढ़ना। ओढ़ना में क्या है, उपसर्ग नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, उपसर्ग नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग क्या होता है, आगे लगता है, जो आगे लगकर शब्द का अर्थ बदल देता है। ठीक है, तो इसमें वाद में आप लगा है, जय में परा लगा है और भाव में पर लगा है, लेकिन इसमें नहीं लगा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग चलते हैं मैथ के प्रश्नों की तरफ। आप सभी तैयार हैं तो जल्दी से सभी लोग कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाएंगे मैथ को प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों मैथ के प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों मैथ्स का पहला प्रश्न यहाँ पे आपका दिया है और इस प्रश्न को आप सभी बनाएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो आपको बताना है ए बी सी का अनुपात कितना है, आप सभी कमेंट करेंगे और राइट आंसर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये प्रश्न सबसे पहले बनेगा कैसे, यहाँ देखिए, जब भी ऐसा आपको प्रश्न मिले 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आपको इसको बाटा में लिख लेना 1/2 बराबर 1/3 बराबर 1/4। अब दोस्तों एक काम करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना। ठीक है,
इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसको भाग दे दीजिए सबसे, और जो आएगा ऊपर वाला मान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देखिए, इससे 2 से भाग देंगे 12 में तो कितना हाल में आएगा, 6, 6 बार में आएगा। तो यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं। 3 से भाग देंगे तो कितना हाल में जाएगा, 4, और इससे भाग देंगे तो कितना हाल में 3, यानी कि कितना आ गया, 6:4:3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6:4:3। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। कह रहा है कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। तो 40% की वृद्धि होगी, तो आपको एक सूत्र याद होगा, आप सभी कमेंट करेंगे, राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको सूत्र क्या याद रखना है, दर गुने समय बराबर साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। तो ये सूत्र पे मान रख दीजिए और काम कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दर कितना दिया है 5%, और समय नहीं दिया था टी, और ये साधारण ब्याज 40% दिया था, 40% कर दीजिए। इससे काटेंगे तो 8×5=40, कितना हो जाएगा, सीधे 8 वर्ष हो जाएगा, ठीक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आपका सामने दिख रहा है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। प्रश्न यही करे कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि माँ की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत में 6 वर्ष बढ़ जाता है, तो माँ की उम्र बताना है। तो देखिए दोस्तों, 4 बहनों की औसत आयु कितना दिया है, 7। तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो 7×4=28 हो जाएगा। इसमें एक संख्या माप बढ़ जा रही है, तो 4 से क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। औसत में कितना का वृद्धि हो रहा है, 6 का। तो पहला 7 औसत था, इसमें 6 का वृद्धि हो गया, तो कितना हो गया टोटल, 13 हो गया, 13 हो जाएगा। तो 15 8 में 13 से गुना करेंगे तो 13×5=65, 13 में 5 से गुना करेंगे ना तो 13×5=65। अब हम काम क्या करेंगे, माँ का निकालना है। इसमें 5 लोग हैं, इसमें 4 लोग, तो 5 वाले में से 4 का मान घटा लेंगे तो निकल जाएगा। यानी कि 65 में से आपको क्या करना है, 28 को घटा देना है। 65 में से आपको क्या करना है, 28 को घटा देना है। इसका मान निकल कर आ जाएगा 37, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर 37। तो आप सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। यदि मीता का वेतन से 25% अधिक है, ठीक, तो नीता का वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यही पूछा है। तो मान लीजिए आपका कह रहा है नीता का वेतन मीता से, तो यानी कि नीता का हम मान लेते हैं 125 रुपया मान लेते हैं, और इसका मीता का 100 मान लेते हैं। तभी तो 25 रुपये इससे अधिक हो रहा है, 25% अधिक हो जा रहा है, ठीक। और पूछा है कितना कम है, तो इससे ये कितना कम है, 25 कम है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मान, क्या हो जाएगा, 25 किस्सा नीता से ने पूछा है, तो इसका मान कितना है, 125 रुपये है। तो 25/125, जिसके बारे में पूछा है उसका मान ऊपर, और जिसका मान नहीं पूछा है उसका मान नीचे, और गुना 100। तो 25×5=125, 25 20×5=100 हो जाएगा। 25 से काटेंगे 125 को तो 5 हाल में, 5 से 100 को काटेंगे तो 20, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 20% पूछा है तो 20%, यानी कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। प्रश्न यही कह रहा है आपका, नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, कि राम अपने दुकान पर यदि साइकिल को 320 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का घाटा होता है, तो वह अपनी साइकिल को कितना रुपये में बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे, और उम्मीद करता हूं ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो इस प्रश्न को आप लोग सही कीजिए, ताकि आप भी एग्जाम में प्रश्न आए तो सही बनाए, ठीक है। तो इस प्रश्न को बनाइए। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए, कितना परसेंट का हानि होता है, 20% का हानि होता है। यानी कि कोई भी वस्तु का पूरा मान कितना होता है, 100% होता है। तो जब मान लीजिए हम 100% मान होता है, अगर हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, हमको 20% हानि हो रहा है, तो उस वस्तु का मान कितना हो जाता है, उसके वस्तु का मान कितना हो जा रहा है, यानी कि उसका 80% मान हो जा रहा है। तो यानी कि वह कितना में बेचा है, 20% हानि हो गया, तो वो कितना में बेचा है, 80% में बेचा है। तो 80% का मान कितना दिया तुम्हारा,
320 रुपया दिया, 80% का मान कितना दिया 320, तो इससे काटेंगे तो 4, यानी कि 1% का मान कितना आ गया आपका 4 रुपया आ गया। हमको बताना कितना है 10% लाभ लेना है, तो यानी कि 100% का मान होता है पूरा किसी वस्तु का, तो लाभ कमाने के लिए हमको 110 में बेचना पड़ेगा, तभी तो हमारा 10% लाभ होगा। तो 110% का मान निकाल देंगे, 110% का आपको मान निकलना है, तो 110% का मान निकालेंगे। 1% का 4 आया था, तो 4 में अगर हम 110 से गुना कर देंगे तो 110% का मान निकल कर आ जाएगा 11 चौक 44, 4 से 40 रुपये, यानी कि इसका मान कितना आकर निकल कर आ गया 4 से 40 रुपये। अगर वह राम 4 से 40 रुपये में बेचेगा तो वह कितना परसेंट लाभ कमाएगा 10% लाभ कमाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आप सभी लोग राइट आंसर देंगे। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? रेलगाड़ी की चाल बताना है। मान लीजिए ट्रेन की लंबाई 180 दिया है और इतना ही लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 180, तो ये दोनों तो दूरी जुटेगा, क्योंकि ये अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी पार करेगी तभी तो पार करेगी, तो इतना दूरी उसको चलना पड़ेगा तभी तो ये अपनी क्या करेगी पार करेगी प्लेटफॉर्म को। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 360, यानी कि टोटल दूरी उसका कितना होगा 360। तो चाल क्या होगा यही पूछा है, तो चाल का सूत्र क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी इतना है, समय 18 है, तो 18 दूनी 36 और 1 जीरो बच जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों आज का क्लास आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया है तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वो ऑल प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का क्लास आप सबको कैसा लगा सभी लोग, क्योंकि आज हमने जीके जीएस का भी प्रश्न अधिक लिए थे, हिंदी का भी प्रश्न अधिक लिए थे और मैथ का तो क्वेश्चन लाए ही थे। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कमेंट करके क्लास कैसा लगा। ठीक है, और जाते जाते आप सभी लोग वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, और कल आप लोग अधिक से अधिक बच्चे और अधिक से अधिक लोग जुड़िए ताकि कल का क्लास भी इससे अच्छा हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।